क्या कमबैक कर लिया पाकिस्तान की टीम ने। तुम सब हंस रहे थे ना पहले सेशन के बाद, फिर ऐसा कमबैक किया कि देखो एक ज़माना ये था कि पता नहीं 20-30 के ऊपर 3 आउट हुए हुए थे और हमें तो ये हमारी चीखें निकल रही थी। और अब ये ज़माना आया है कि हमने डिक्लेयर कर दिया है डे 2 के बाद। पहले साइम और सऊद शकील ने संभाला था, उसके बाद मेरा दोस्त रीजू आया कल, उसने कल कोई 20-25 रन बनाए हुए थे। आज 170 मार के गया है मेरा दोस्त रीजू, और सऊद शकील दोनों ने सेंचुरियां मार दी हैं। लेकिन क्या इनिंग्स खेल के गया है आज, तो सारी की सारी जो है ना सब हाइलाइट्स मेरा दोस्त रीजू लेके चला गया है। 170 मारे मासूम ने, बहुत ही गर्मी में पूरा दिन बेचारा जो है वो बैटिंग करता रहा। ये कंफर्म इसको 200 भी करने देते, लेकिन बेचारा बिल्कुल एंड में खत्म हुआ था। 150 के बाद से कोई रन नहीं लग रहे थे, कोई मतलब रन भागा नहीं जा रहा था, बुरी हालत हुई हुई थी। उसके बाद फिर उसने आके मासूम ने जो है कीपिंग भी की है। कीपिंग के अंदर भी जो है एक तो समझ भी नहीं आती, इसका बयान भी है कि जी समटाइम्स क्रैम्प समटाइम एक्टिंग, इस किस्म की चीजें तो समझ नहीं आती। लेकिन पूरा दिन बेचारे ने बैटिंग की है यार, तो थकना तो बनता है ना। टांगे पकड़ के ऊपर चीखे मार रहा था हवा में देख देख के। उधर से जो है मेरा सरफू वापस आ गया। फिर सरफू को इस काम के लिए रखा हुआ है। अभी मुझे पता है कि ऑनलाइन बड़ी वो चल रही होगी, सरफू से पानी दिलवा दिया, वाटर बॉय बना दिया, बड़ी बिस्ती होगी। पूरी दुनिया पॉन्टिंग पानी दे रही है, कोहली पानी देने के लिए आ रहा है, सरफू पानी देने आ रहा है, तो बड़ी बिस्ती होगी। वो अपने शौक से खुद लेके आता है भाई पानी, कोई जबरदस्ती नहीं। सो कहता है कि सरफू तेरी सजा ये है कि तू सबको पानी सर्व करेगा, बूट मेरी पॉलिश करेगा। इस किस्म की कोई हरकतें नहीं होती। जितने यहाँ पे जो है बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में कि इसके साथ नाइंसाफी होगी, इतनी बेइज्जती होगी मेरे बुजुर्गों के साथ। अगर इतने बुजुर्ग हैं तो क्रिकेट टीम में उनकी कोई जगह नहीं बनती, उनको बाहर बिठाओ और उनको पूजना शुरू हो जाओ। खैर सरफू मेरा दोस्त जो है चुप करके आया है, उसने आके कीपिंग भी की है। सरफू आई लव यू। सरफू एक वाहिद ऐसा बंदा है जिसका जो मर्जी हो रही हो, कभी भी मीडिया के ऊपर आके गंदी थर्ड क्लास बकवासें नहीं करेगा जैसे बाकी सारे प्लेयर्स करते हैं। एक सीरीज से ड्रॉप हो जाए तो टीवी के ऊपर घुस के जो है बकवासें कर रहे होते हैं इस बंदे की तरफ से, कभी एक लफ्ज भी नहीं आता। एंड आई लव सरफू फॉर दैट। लेकिन अब क्या करें यार, रिजवान 170 रन बना के बैठा हुआ है, उसको रिप्लेस करके सरफू को तो रख नहीं सकते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस दे गए रिजवान के, फिर उसकी जगह बन भी रही होती है। लेकिन क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है। शुरू में पहली 100 तो उसने इतनी स्पीड से मारी थी, सऊद शकील के पीछे आया और उसको ओवरटेक करके चला गया। अगला बॉय जो है वो 100 मार के जो आगे जा रहा था, उससे पहले 100 मार के गया। उसके बाद फिर बेचारे का गैस खत्म हो गई थी और फिर हमें ये कि फिर डिक्लेयर करनी पड़ी थी। शाहीन ने भी आके 1-2 छक्के चुके मारे थे, और ना होना यही चाहिए था कि यार चलो जितना खेल लिए तो फिर 200 रन बना के जाओ, लेकिन बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो गया था। सऊद शकील के बारे में बात करें तो यार क्या इनिंग्स खेल के गया है मेरा दोस्त जो है ना। 20-28 साल उसकी कोई उम्र है, लग रहा है जिस तरह कोई 70 साल का एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है जो कि क्रिकेट खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस तरीके से शॉट्स खेल रहा है। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, हर बॉल जो है मिडल हो रही है। तो लगता है ये कंडीशंस बनी ही मेरे दोस्त सऊद शकील के लिए, मानना पड़ेगा। खूबसूरत इनिंग्स, एक दफा फिर ऑल प्रेशर से निकाल के सेंचुरी मारी मेरे दोस्त ने। व्हाट अ प्लेयर, वाइस कप्तान वाली इनिंग्स खेल ली है, क्योंकि कप्तान ने कप्तान वाली इनिंग्स खेल ली थी। खैर भाई, पाकिस्तान का वाहिद कीपर है रिजवान, जिसकी 40 से ज्यादा की एवरेज हो चुकी है। अभी तक के जितने भी कीपर्स हमारे गुजरे उन सब में सबसे ज़्यादा एवरेज इसी बंदे की है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो अपनी जगह को जस्टिफाई तो कर रहा है। ये और बात है कि टेस्ट इनिंग्स जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है उसी तरह ओडीआई में भी खेलते हैं और उसी तरह T20I के अंदर भी खेलता है। वहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ मोड चेंज करना पड़ेगा कि भाई कौन सी टेम्परामेंट के साथ कौन सा फॉर्मेट खेलना। खैर बात कर रहा था मैं सऊद शकील की, यार क्या ज़बरदस्त 150, मतलब 150 मार देता तो बड़ा इच्छा होता। भाई 142 के पर मासूम चला गया है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स। और एक फ्रेम से पहले बचा स्टंप हो रहा था, बॉल पीछे से जो इन्होंने उड़ा दी थी, बात चली गई थी थर्ड अंपायर के पास। मैंने कहा ये कंफर्म, ये जो नशे वाला थर्ड अंपायर बैठा हुआ जिसने कल आउट दिया था शान मसूद का, उसने इसको भी आउट दे देना, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। शुक्र है विकेटें टूट गई थी भाई, विकेटें टूटी हुई थी, लेकिन वो जो बेल्स है ना, जो किलियां होती हैं, उनकी लाइट ऑन नहीं हुई थी। उनकी लाइट जिसके ऊपर ऑन हुई तो उस फ्रेम के ऊपर बैट जो है वो क्रीज के अंदर बैठ गया था, वरना वो एक फ्रेम से बच गया। विकेटें उससे पहले ही टूट गई थी, पहले लाइट ऑन हो जाती तो वो भी आउट था, उसके बाद फिर एक फ्रेम से ही बेचारा आउट भी हो गया। खैर बहुत से लोग इसके ऊपर भी बहस कर रहे हैं कि भाई ये किस तरह आउट है, ये तो लाइन के ऊपर ही है पाँव। तो भाई रूल ये है कि लाइन के पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए, लाइन जो है वो आउट ही है। सो बिल्कुल ठीक डिसीजन थी ये। थर्ड अंपायर को भी वो कल जो उसने वो डिसीजन दे दी शान मसूद के बाद, मेरे ख्याल में उसके बाद ऐसी लान तान गालियाँ उसको बाहर से जो है उसकी गर्लफ्रेंड ने गालियाँ दी हैं फ़ोन की कि मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी, तो मुझे शर्म आ रही है कि तुझे अपना बॉयफ्रेंड कहते हुए। तो इस किस्म के बेचारे को जब गालियाँ पड़ी हैं, बच्चों ने उसकी जो है उसको गालियाँ दी हैं कि वी आर अशेम्ड ऑफ यू डैड, तब जाके उसने आज जो है फुल जोर लगाया हुआ था कि भाई आज मैं नहीं छोड़ूंगा,
एक एक फ्रेम देख के जो है उसने दोनों डिसीजन, पहली वाली भी जो थी जिसके अंदर बेल्स की लाइट नहीं ऑन हुई थी वो भी उसने सही दी थी, और ये वाली जो क्रीज के ऊपर इसके पांव आया हुआ था सऊद शकील का, ये भी उसने सही दिया था। सो वेल डन थर्ड अंपायर, तुम्हें शर्म आ गई, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। पूरा दिन खड़े रहे भाई सऊद शकील और रिजवान जो है एंड तक खड़े रहे। बेहमद 350 के ऊपर जाके आउट हुआ है, उसके बाद भी 400 समथिंग करके हमने जो है इनिंग्स डिक्लेयर करके साइड पे मारी है। पे कुछ 10 एक ओवर हमने कराने की कोशिश की और उसके अंदर आके मेरी तो थोड़ी सी चीखें निकल गई। मैंने कहा कुछ शाम का वक्त होगा, पिच तो बड़ी ग्रीन ग्रून लग रही है, कोई कबुर्रा बॉल भी है, नई बॉल होगी तो वो कुछ ना कुछ हरकतें कर रही होगी। कोई हरकत नहीं हुई दोस्तों, ये तो बड़ी कोई टेंशन वाली बात होगी कि हमने तो सारे पेसर्स खिलाए हुए और कोई हरकत नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे पेसर्स, सबसे पहले तो शाहीन की बात कर ली जाए, गिट्टों से पकड़ रहे हैं। रिजवान ने गिट्टों में से मतलब टखनों के ऊपर से जो ना बॉलें पकड़ पकड़ कर रहा था, उस तक पहुंच नहीं दी थी। मैं तो उससे बड़ा डर गया, मैं कह रही ये विदाउट एनी प्रेशर बॉलिंग करा रहा है और इसकी तो पेस ही खत्म हुई मासूम की। देखना पड़ेगा भाई, अगर इंजर्ड है तो भाई चुप करके बता दे भाई कि मैं इंजर्ड हूँ, उसके ऊपर कोई काम शाम करो, उसको थोड़ा रेस्ट दो, उसको कुछ बना। रेस्ट पिछले कोई 900 साल से तो रेस्ट ही कर रही है हमारी पूरी टीम जो है, अभी भी बॉल की जो है वो पेस नहीं निकली। नसीम शाह ने आते साथ ही इन्हीं कंडीशंस के ऊपर जो उसकी बॉल नज़र आ रही थी कि हाँ भी कोई रिदम शिदम में बॉलिंग हो रही है। बाकी दो भी जो है वो ठीक ही करा थे, इक्का दुक्का बॉलें बीच में हो गई थी, लेकिन ओवरऑल पेसर्स के लिए मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आता। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि एंड में जो बांग्लादेश के स्पिनर्स से उनकी बॉल ब्रेक होना शुरू हो गई थी दोस्तों, वो टर्न हो रही थी और मेरी तो वहीं से चीखें निकल रही थी कि ये तो इनके स्पिनर्स जो हैं वो करना शुरू हो गए। अगर इन्होंने कुछ 350 रन भी बना दिए गलती से तो गेम ऑन हो जानी है। पाकिस्तान के पास स्पिनर हैं कोई नहीं, और उन्होंने अगर हमें पकड़ लिया ना, बाद में जैसे जैसे पिच जो है वो टूटती जाती है तो स्पिनर्स को और असिस्टेंस होगी। मसला है कि पिच टूटेगी तो फिर पेसर्स को भी तो असिस्टेंस होगी ना। खैर मुझे नहीं लगता कि 400 रन के ऊपर जो इतना आसानी से वो हो जाएगा। बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल में ज़्यादातर हमारे बॉलर कुछ करें ना करें खुद ही गलतियां करके विकेटें दे देंगे, जो मुझे लग रहा है। बट फिर भी थोड़ा अलार्मिंग तो है, हमारे तो कोई स्पिनर नहीं। हमने तो साइम अयूब को भी ऑलराउंडर के तौर के ऊपर जो है वो ठप्पा लगाया हुआ है कि तुम हमारे स्पिनर, तुझे नहीं पता लेकिन तू है करके हम उसे स्पिन करा रहे हैं। आगा सलमान से भी हमने स्पिन करानी है। और मुझे लग रहा है कल सुबह जो है वो ताज़ा होके आएंगे भी। 3 दिन से मेरे ख्याल में हमारे बॉलर जो है वो थोड़े थक गए थे, बैठे बैठे देख रहे थे ना, क्रिकेट देख रहे थे। वो पहले तो वो रमीज़ राजा ने पूरा एक बयान दिया हुआ था ना कि ये लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है मुंह के ऊपर तौलिया रख के सो रहे होते हैं, उधर टेस्ट मैच चल रहा होता है। तो अब इनको मेरे ख्याल में वो सोना बोना बंद किया हुआ है, तो इसलिए थोड़े थक गए होंगे ना मैच देख देख के, जो है वो गर्मी के अंदर बैठे रहे मासूम जो है, तो वो थोड़े से थक गए होंगे। सुबह ये फ्रेश होके आएंगे, नहा के नाश्ता वाश्ता करके ना, उसके बाद फिर थोड़े फ्रेश होके हमारे बॉलर्स आएंगे। तो सुबह पहले सेशन में ही बांग्लादेश के 2-3 तो आउट कर ही देंगे और सारा ये मसला जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा कि स्पिनर पे बात आएगी नहीं। खैर ये तो शुक्र है कि हमारी टीम ने जो है ये रिवर्स साइकोलॉजी की थी। उस वक्त मैं किसी से बात कर रहा था, मैं ख्याल में आप लोगों से तो मैंने बात की नहीं। ये जो 3 दिन पहले हमारी टीम अनाउंस कर दी थी ना, इसके अंदर सारे पेसर से उसी वजह से बांग्लादेशी थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यार ये इनकी होम कंडीशंस हैं, इनको तो हमसे बेहतर ही पता होगा। इन्होंने भी पिच बनवाई है तो इन्होंने सारे पेसर्स खिलाए में, तो हम भी थोड़े एक आध स्पिनर जो है काम कर लेते हैं, वरना उन्होंने भी स्पिनर घुसा दिए होते ना। एक और स्पिनर भी होता तो पाकिस्तान की हालत ख़राब थी भाई। ये रिवर्स साइकोलॉजी थी। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही जो है वो अपने सारे पत्ते दिखा दिए थे कि हम तो पेसर्स के साथ ही जा रहे हैं, ये पिच है ही सीधी ग्रीन है, तो तुम लोग भी जो है पेसर्स के साथ ही हो। तो वो मेरे ख्याल में एक आध स्पिनर उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया था, वरना वो तो स्पिनर से भर देते। तो खैर ये रिवर्स साइकोलॉजी हमारी फ़ायदे में आ गई, अदरवाइज तो मसला पड़ने लगा था हमें। दूसरी तरफ इंग्लैंड और लंका का भी मैच हो रहा है यार, उस साथ साथ ही हो रहा था। जब मैंने ये वीडियो कल बनाई थी तो उस वक्त लंका की हालत बुरी थी, पता नहीं 150 के ऊपर 7-8 आउट थे और उन्होंने बड़ा रिकवर किया, कुछ 250 रन बना के चले गए यार। इनफैक्ट मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो गया, 236 के ऊपर आउट हो गया। अगर वो डिसिल्वा वगैरह खड़े रहते थोड़ी देर और भी तो 250 तो आराम से हो रहे थे। और अभी इंग्लैंड की भी कोई 70-60 के ऊपर मेरे ख्याल में 2-3 आउट हुए हुए थे, तो कोई ना कोई गेम तो बन रही है, मुझे लग रहा है उनकी भी मजे की हो रही होगी। डेब्यूटेंट आके मार के चले गए रतनायक के जो हैं ये श्रीलंका के, इसने कुछ 70 रन मार लिए मेरे ख्याल में। तो ये स्पिनर की हैसियत से गए थे और वहां पर जाके जो उन्होंने खूबसूरत इनिंग्स खेल ली यार। वो भी इतने प्रेशर के ऊपर आके जब सारी टीम गई, इंग्लैंड वालों की हालत खराब हो गई थी कि ये किधर से मार मार के जो है 70 रन जो बना के चला गया। डिसिल्वे ने भी रन बना लिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है। ये आज क्या देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या होता है। खबरें मुझे ये मिल रही है कि 100 रन बना लिए इंग्लैंड ने, 3 आउट हुए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में 2-3 विकेटें ही हैं। अगर तो अगले 70 रन के ऊपर 3 आउट और हो जाते हैं तो 70 के ऊपर 6 आउट हुए हुए तो गेम बड़ी हद तक बन जाएगी। 30-40 रन की भी अगर लीड हुई इंग्लैंड की तो गेम तो प्रीटी मच बैलेंस में ही रहेगी। बट खैर देखते हैं, टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है कि एक सेशन के अंदर जो गेम बदल जाती है। कोई पता नहीं है कि 200 से नीचे इनको
आउट कर लें, 2-3 अगर जल्दी आउट हो जाए, 170 के ऊपर 6 आउट हो जाए, तो अगले 30 रन के ऊपर टेल एंडर्स को लेके जाना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो होता नहीं। बट इंग्लैंड के अंदर अक्सर ये देखा है कि एजेस वेजेस इधर उधर की जब टेल एंडर्स फुल स्विंग में उसे घुमा रहे होते हैं ना बल्ले, तो कोई 20-25 रन तो बना ही लेते। खैर भाई ये खबरें, पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन किस्म की पोजीशन के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है। आप लोगों का आज के इस डे के बारे में क्या ख्याल है, रिजवान की 170 के बारे में क्या ख्याल है, सऊद शकील की ब्रिलियंस के बारे में क्या ख्याल है, शाहीन की पेस जो ठुस हुई है, बॉलें पहुंच नहीं रही कीपर तक, उसके बारे में क्या ख्याल है, और ये कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए मैजिक नज़र आ रहा है, पेसर्स के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि हमने ये टीम जो है वो गलत चूज़ कर ली है? जो कुछ भी आपकी आ रहा है नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।